वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ्स का टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा, जिसकी कल वीडियो हमने अपलोड की थी। उसके आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी कंसेप्ट कल रह गया था वो यहाँ पे एमसीक्यू में आपका क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो आपको एक पॉइंट दिया, इसका जस्ट आपको क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर। तो मैंने क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो हमें ओरिजिन के साथ उसका ये ओरिजिन आ गया सपोज, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0। ठीक है। सो ये जो वेक्टर हो जाएगा ओ, सपोज ये पॉइंट पी है, ओ पी, ये वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंट करेगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है। ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो भी वेक्टर बनेगा ना आपका, वही आपका पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा। आपका हो जाएगा 1i प्लस 2j माइनस 0k। तो के वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j। और पूरा अगर इसको सॉल्व करें कैसे निकलता है, एक्स माइनस वाई करके निकलता है। यहाँ इनकी वैल्यू है 1 2 0, तो 1 माइनस 0 करेंगे 1 ही आएगा, 2 माइनस 0 करेंगे 2 ही आएगा, 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा। सो अल्टीमेटली अगर आपको पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो आपको सिर्फ इनके साथ आई जे के लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज आई प्लस 2j इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर एक्स हो जाएगा कोफिशिएंट जो आई के साथ होगा, वाई हो जाएगा कोफिशिएंट जो जे के साथ होगा, जेड हो जाएगा कोफिशिएंट जो के साथ होगा। सो -6 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज 36। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो योर आंसर इज 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 9 इज 49 और 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको दो वेक्टर्स दिए, इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट, जो हमने पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे आंसर जो आएगा वो एक स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो आता है वो खुद एक वेक्टर आता है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट करना कैसे है वो हम सीखेंगे यहाँ। अगर आपको इस दो वेक्टर्स गिवन है और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इनको इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ और सबको ऐड अप कर दो, 5 3 15 और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है या -4 है, 1 इंटू -4 करेंगे तो -4 ही आएगा, -3 है प्लस 7 है तो -21 आएगा, -21 विच इज इक्वल टू -10। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा -10। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो, अगर मैं इसको डिटेल में करूँगा, लेट कर लो वेक्टर ए है ये आपके पास 5a प्लस जे -3k, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको हमने मान लिया वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 3i -4j प्लस 7k। अब इनका करना आपको डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, लिख दो दोनों वेक्टर 5i प्लस j -3k, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ 3i -4j प्लस 7k। तो अगर मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताऊं तो सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही करनी है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, पहले 5i इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, लेकिन हम सिर्फ i वाले को i वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j वाले के साथ ही करते हैं और k वाले को k वाले के साथ ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि i वाला जब j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा वो हमने क्यों नहीं किया, आपको मैंने कल ही बताया था, i डॉट i अगर होगा या j डॉट j अगर होगा और या k डॉट k अगर होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। अगर सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर क्यों होती है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था, और ये भी बताया था कि अगर i डॉट j करोगे या फिर j डॉट k करोगे या फिर k डॉट i करोगे, इसका आंसर 0 आने वाला है। तो इनका आंसर 0 आने वाला है, इसलिए हम इनको i वाले को सिर्फ i वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, j वाले के साथ करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो 0 आने वाला है। सिमिलरली i वाले को k वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो भी 0 आने वाला है। इट मींस डॉट प्रोडक्ट में आपने सिर्फ i वाले को उठाना है, उसको i वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ। तो कर दो, जब मैं 5i को 3i से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे बताओ क्या 15 5 3 15 और i डॉट i आएगा, और साथ में 2 i आएंगे ना, देखो एक आई है एक आई है, क्या आएगा i डॉट i। तो ये हम लिखते ही नहीं है बिकॉज i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा कंसेप्ट आ गया कि कैसे आता है, वैसे ही है जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड और इसको मल्टीप्लाई करना आपको a प्लस बी प्लस सी के साथ। इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई, इसको पहले x को a के साथ करना होगा, x को b के साथ, x को c के साथ, फिर y को a के साथ, y को b के साथ, y को c के साथ, फिर z को a के साथ, z को b के साथ, z को, तो 9 टर्म्स आएंगी। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब हम सिर्फ i वाले को i वाले के साथ करते हैं, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ, बिकॉज i का जो j के साथ डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो वो तो 0 आने वाला है ना यहाँ पे देखो, इसलिए हम उसको करते ही नहीं। सिमिलरली j को k के साथ करोगे वो भी 0 आएगा, k को i के साथ करोगे वो भी 0 आएगा। समझ के बाद अब जब मैंने i वाले को i वाले के साथ किया तो 5 3 15 और साथ में आया i डॉट i, 2 i आगे, तो i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये यहाँ से हमने देख लिया, इसलिए सिर्फ 15 आएगा, इसलिए सिर्फ नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन शॉर्ट आपको जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है इस तरह से करना है, सिर्फ नंबर्स को कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, यहाँ पे 15 लिख दिया, j का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे j का कोफिशिएंट -1, 1 इंटू -1 इज -4 इज -4 आ जाएगा, तो वो -4 को एज इट इज लिख दी, -3 k का कोफिशिएंट यहाँ पे 7, -3 इंटू 7 -21 और इनको ऐड अप कर दिया, आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए, आपको ए और बी दो वेक्टर्स दिए, आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करेगा, मैंने आपको मेथड बताया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे
के, पहली रो में लिखना है i j के, दूसरी रो में लिखना है पहला जो वेक्टर आपको गिवन होगा उसके कोफिशिएंट्स, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं 3 और j का कोफिशिएंट है -1 और k का कोफिशिएंट है 2। और तीसरी रो में आपको लिखना जो सेकंड वेक्टर आपको दिया है उसके कोफिशिएंट, यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 सॉरी i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -2 और k का कोफिशिएंट 3। इस डिटरमिनेंट को करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया था। i पहले लिखना है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटरमिनेंट को मैं ओपन कर रहा हूँ। सो i का रो और कॉलम छोड़ देना, तो ये 4 नंबर बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो ये वाले 4 यही बचेंगे ना। देखो i का मैंने ये रो भी छोड़ दी, ये वाली i का ये रो भी छोड़ दो, i का ये कॉलम भी छोड़ दो, तो क्या बचेगा, यही 4 एलिमेंट बचेंगे ना। इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 × -1 इज -3, बीच में आएगा फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। अब -2 × 2 -4 हो जाएगा, तो वो माइनस अलग से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको j लेना है, j के साथ लेकिन माइनस लेना है, ये मैंने बताया था। इसके साथ प्लस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, ठीक है। तो -j टाइम्स j का रो कॉलम छोड़ दिया, तो 3 3 = 9, -2 1 = 2, सो 9 - 2 आ जाएगा। फिर प्लस k का रो और कॉलम छोड़ दो, जो भी 4 नंबर, ये 4 नंबर बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -2 × 3 इज -6, फिर माइनस पहले फॉर्मूले का 1 × -1 इज -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b। तो यहाँ पे माइनस देखो प्लस हो जाएगा, -3 + 4 + 1 बचेगा, दैट इज सिर्फ i बचेगा आपके पास। यहाँ पे देखो 9 - 2 इज 7 और पीछे -j है, तो -7j हो जाएगा। यहाँ -6 +- +1, -6 + 1 इज -5, तो -5k ये आपके पास आ गया a क्रॉस b। तो a क्रॉस b जब भी फाइंड करना है इस तरह से आपको फाइंड करना है, ये फाइंड कराना चाहिए, दैट इज a पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको a एक वेक्टर दिया, b एक वेक्टर दिया और c भी एक वेक्टर दिया। देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर a + b एंड a - b। तो पहले तो आपको अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन होंगे तो उसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं पे लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स इनटू उनके डायगोनल का जो वेक्टर, वो वेक्टर जो उनके डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको। सो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, और उस क्रॉस प्रोडक्ट का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे। इट मींस पहले आपको डायगोनल 1 पता होना चाहिए इन वेक्टर फॉर्म और डायगोनल 2 भी पता होना चाहिए इन वेक्टर फॉर्म, तभी जाके आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हो। जैसे ही वेक्टर फॉर्म में आपको d1 d2 पता होंगे, उनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो पैरेललोग्राम है उसका पहला डायगोनल है a + b, तो पहले आपको a + b फाइंड करना होगा, वो आपका d1 आ जाएगा। सो d1 डायगोनल इज इक्वल टू a + b, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, a और b को ऐड सिंपली जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है, ठीक है। देखो 2i है और यहाँ पे तो i है नहीं है, तो किसके साथ ऐड करेंगे, तो सिर्फ 2i ही आने वाला है। यहाँ पे है -3j और यहाँ पे है i तो था यहाँ पे, सो 2i - i, तो बचेगा 1i, सो 1i हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट -3j और j यहाँ पे है ही नहीं, तो -3j ही आने वाला है। किसके साथ इसको ऐड करोगे, यहाँ पे j है ही नहीं b वाले में, सो -k + k 0 हो जाएगा। सो ये आपका d1 आ गया, i - 3j। सिमिलरली d2 फाइंड करोगे, वेक्टर d2 विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे d2 आपको दिया है, b + c जो है वो d2 को रिप्रेजेंट करता है, तो b और c को ऐड कर दो। i यहाँ पे है बट c में i नहीं है, तो -i ही आएगा। फिर यहाँ पे j नहीं है बट यहाँ पे तो j है ना, तो 2j, मतलब यहाँ पे j नहीं है तो मैं 0j मान सकता हूँ उसको, ठीक है। 0j + 2j कितना हो जाएगा, 2j ही होगा। सो 2j आ गया, सिम k + k - k, तो वो तो 0 हो जाएगा। सो आपके पास d2 ही आ गया, तो d1 ही आ गया, d2 ही आ गया। अब इनका क्या निकालना, अब इनका निकालना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, i फर्स्ट रो में i j के, सेकंड रो में पहले जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -3, k यहाँ पे आई नहीं तो k का कोफिशिएंट 0, d2 के कोफिशिएंट्स, i का कोफिशिएंट -1, j का कोफिशिएंट 2 और k यहाँ पे नहीं है तो k का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा आपके पास i इंटू i का रो कॉलम छोड़ दिया, तो 0 × -3 0, -2 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। j के साथ माइनस लेना है, ये j वाला माइनस कभी नहीं भूलना, ये याद रखना, यहाँ पर मिस्टेक होगी, ठीक है। -j इंटू j का रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 0 1 = 0 एंड -1 × 0, ये भी 0। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा k का रो भी छोड़ा कॉलम भी छोड़ा, 2 1 = 2 और -1 × -3 करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 = 3 आएगा, सो 3 आ गया। देखो ये 0i 0 हो जाएगा, 0j ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ k का आपके पास कोफिशिएंट बचेगा 2 - 3 दैट इज -1, दैट इज आपके पास जो वेक्टर आया वो -k आ जाएगा। -1k लिखो या -k लिखो, ये आपका आ गया d1 क्रॉस d2। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² + z² वेयर x y z आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। यहाँ i j तो है नहीं, सिर्फ k है, तो k का कोफिशिएंट -1 है, तो सिर्फ आएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये तो आपका आ गया ये वाला आपका d1 + d2 का मैग्नीट्यूड, ये क्वांटिटी आपने फाइंड कर लिया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, सो आपका रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, ये आया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, सो 1/2 ही आ जाएगा आपका एरिया, दैट इज हाफ स्क्वायर यूनिट्स। देखो a क्रॉस b, पहले जब भी एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो आपको पहले डायगोनल जो उसके होंगे, वो जिस वेक्टर से वो रिप्रेजेंट हो गए वो डायगोनल, वो वेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। उन वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये आया, मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 आया, फिर उसको ये फार्मूला लगा दो, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड 1 आया था तो 1 को 2 से डिवाइड किया, सो योर रिक्वायर्ड एरिया इज हाफ स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ मींस उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ मींस उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट विद इनिशियल पॉइंट p
एंड फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दिस। तो आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो पहले तो आपको वेक्टर वो लाइन सेगमेंट का वेक्टर फाइंड करना होगा, दैट इज पी क्यू। क्योंकि पी क्यू क्यों लिखा, क्योंकि पी आपको इनिशियल पॉइंट गिवन है और क्यू आपको फाइनल पॉइंट है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू। मैंने आपको सिखाया फाइनल में से इनिशियल वाले माइनस करने। सो -2 -2 में से -2 करेंगे तो -4i आपका आ जाएगा। डायरेक्ट निकालो में 1 माइनस इंटू -3 तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 + 4j हो जाएगा आपका, और 1 - 4 करेंगे तो -3k आ जाएगा। ये आपका वेक्टर आ गया। बस जैसे ही वेक्टर आ गया तो आप इसका लेंथ निकालनी है, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स -4 है, -4 का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई आ गया जे का कोफिशिएंट दैट इज 4 का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर, जेड आ गया के का कोफिशिएंट दैट इज -3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 इज 32, 32 + 9 इज 41 यूनिट्स। सो आपका जो लेंथ ऑफ द वेक्टर आ जाएगी बी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। सो जब भी आपको ऐसे 2 पॉइंट्स दिए होंगे फाइनल एंड इनिशियल, आपको वेक्टर निकालना होगा तो आपने कुछ नहीं करना, बस फाइनल में से इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो और साथ में आई जे के लगा दो, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड वेक्टर। फिर उसका जो भी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उसकी एप्लीकेशन, क्या वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में यूज होता है? नहीं, ये तो उसकी एप्लीकेशन नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में डॉट प्रोडक्ट का यूज नहीं होता। अभी हम देखेंगे, इसकी एग्जांपल भी करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया था कि 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है एन। ये यूनिट वेक्टर आपको बताएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, बिकॉज 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी भी डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन ये वेक्टर बताता है। और उसकी डायरेक्शन किसके इक्वल होती है? ए और बी जिस भी प्लान में होंगे उसके परपेंडिकुलर। तो ये तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे ये भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता चल सकता है, डॉट प्रोडक्ट से पता नहीं चल सकता। कोलिनियर कब होते हैं? जब पैरेलल होते हैं। और पैरेलल कब होंगे? आपको पता है जब भी ए क्रॉस बी 0 होगा, मैंने ये बताया था आपको, देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं ए एंड बी और आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी, और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लेना है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो। ऑन बी पे ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं ए की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर यहाँ पे होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो फिर हो जाता ए डॉट बी और डिनोमिनेटर में आता मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना प्रोजेक्शन का, ये कल की वीडियो में बताना भूल गया था। किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आएगा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आपको दिया है, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड भी आपको दिया है, और उनके बीच का एंगल भी दिया है। तो डॉट प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो बस सारी वैल्यूज आपको दी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 9 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया है कितना 5√2, और कॉस 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा 45 दिया तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये √2 कैंसिल, 9 5 जा 45 यूनिट्स आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो एक स्केलर आया, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर नंबर ही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट खुद वेक्टर। देखो डॉट प्रोडक्ट जब भी आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा या तो इस तरह से बोलेगा, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी देगा और एंगल भी देगा, तब तो ये फॉर्मूला लगाना है। या वेक्टर्स दे देगा इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, वेक्टर दे देगा ऐसे 2i + 3j, है ना, और वेक्टर बी भी दे देगा आपको i + j - 3k। तो इस केस में जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसे, मैंने बताया आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो यहाँ जे वाला नहीं है तो जे का कोफिशिएंट 0 लेना है फिर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में जे वाला भी नहीं आएगा बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आने वाला है। तो तब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? इस तरह से। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में होगा। तो यूनिट वेक्टर का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है। सो वेक्टर आ गया आपके पास जो गिवन है आई, जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, प्लस जे प्लस 2k, और डिनोमिनेटर में इसी का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर दैट इज आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर 2k, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम डिस्ट्रीब्यूट करके हर किसी के साथ अलग से लिख सकते हैं। सो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आई प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू जे प्लस 2/स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू के। दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विच इज इन दी डायरेक्शन। इसकी वही डायरेक्शन होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर ए भी दिया आपको, वेक्टर बी भी दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ, फिर से यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बट इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, ठीक है। a + b, तो पहले आपको a + b फाइंड करना होगा। सो a + b
इज इक्वल टू, सिंपली कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, 2i माइनस आई, तो सिर्फ i बचेगा आपके पास, माइनस जे प्लस जे, तो माइनस जे प्लस जे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 2k माइनस के करेंगे तो सिर्फ प्लस k बचेगा। तो ये जो वेक्टर आया ना आपका, इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो यूनिट वेक्टर उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि पूरा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू जो भी वेक्टर a प्लस बी है और जो भी ये वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस पूरे को a प्लस बी को एक नए वेक्टर c से डिनोट कर दो, तो फिर आपका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ऐसे डिनोट करोगे, c यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर, ये सॉरी क्या होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ये वेक्टर खुद डिवाइडेड बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर आपने ये फाइंड कर लिया i प्लस के और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू i प्लस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग से लिख सकते हो, सो 1/√2i प्लस 1/√2 के, ठीक है। सो यहाँ भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, बट इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, तो पहले a प्लस बी आपको फाइंड करना था, ये जो वेक्टर आया इसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर आपको फाइंड करना है इसी की डायरेक्शन में, विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 यूनिट। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तब भी आपको यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं ये जो गिवन वेक्टर है इसको a मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। तो पहले तो यूनिट वेक्टर a निकालो, यूनिट वेक्टर a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a आपके पास है 5i माइनस जे प्लस 2k, और इसी का मैग्नीट्यूड लिखो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 30 हो जाएगा। सो इसको मैं अलग से लिख दूंगा 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 आई माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 जे प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 के। ये आपने निकाला यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, लेकिन हमें ऐसा वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना था, ऐसा वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, अ वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 1, तो ये जो यूनिट वेक्टर आया ये इसी की डायरेक्शन में होगा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 बनाना है बस हमको, तो सिंपली इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर हम आपका जो आंसर हो जाएगा इस पूरे यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 5 क्या हो जाएगा 40 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 आई माइनस इसको भी कर दो 8 से मल्टीप्लाई, 8 1 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 जे प्लस इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 के। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी आपको पूछेगा कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज ए मैग्नीट्यूड, कुछ भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे बोल दे, तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जिस मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करना है उसको लास्ट में उस यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 8 की जगह होता है 10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 12, आपको दो वेक्टर गिवन दिए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से बताना आपको क्या फॉल्स होगा। क्या ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि ए बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, मैंने कल क्या बताया था, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इट मींस अगर वो नॉन जीरो वेक्टर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तब ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करके देख लो इनका। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना, सिर्फ आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट को, सिर्फ कोफिशिएंट को। सो ए डॉट बी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 2 इंटू -4 -8, फिर -3 इंटू 6 -18, फिर 4 इंटू -8 वो आएगा -32। तो ये तो सारे माइनस में आ रहे हैं, तो एड अप होकर माइनस समथिंग आएगा, तो ये तो 0 नहीं आ रहा ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू बी। तो यही आपका फॉल्स, यही आपका आंसर होगा ए। पहले अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, ए एंड बी आर कोलिनियर। क्या ए और बी कोलिनियर है। कोलिनियर कौन से वेक्टर होते हैं, जिनका जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल तभी होंगे जब इनका पैरेलल की क्या कंडीशन है, जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है देन वी कैन से दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब आपने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखना क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आएगा, ठीक है। और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोलिनियर है तो पैरेलल तो होंगे ही होंगे। और ये तो कोलिनियर की डेफिनेशन है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। लैम्डा कोई भी नंबर होगा, ठीक है, मतलब उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। यहाँ पे देखो क्या है, कोफिशिएंट 2, यहाँ पे क्या है -4, तो ये इसका -2 टाइम्स है। सिमिलरली देखो -3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये भी इसका -2 टाइम्स है। ये 4 है और ये -8 है, ये भी इसका -2 टाइम्स है। इन शॉर्ट अगर आपको चेक करना है दो वेक्टर कोलिनियर हैं कि नहीं, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको चेक करना है कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं कि नहीं, तो उनके जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो देख लो। अगर रेशो उनकी इक्वल आ रही है तो वो आपके कोलिनियर होंगे, दैट इज पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे रेशो चेक करो। सो मैं रेशो फाइंड कर रहा हूँ, 2/-4 कितना आ जाएगा ये, और नेक्स्ट रेशो आ जाएगी -3 अपॉन यहाँ पे है 6, और नेक्स्ट आ जाएगा के कोफिशिएंट है 4 और इसका के का कोफिशिएंट है -8। अगर ये तीनों रेशो इक्वल आ रही है तो ये पैरेलल होंगे। अब इनको काटो, ये 2 के टेबल से करते हैं तो ये बचेगा -1/2, ये भी 2 के टेबल से करता है, ये भी -1/2 बचता है, ये भी 2 के टेबल से करता है, ये भी -1। देखो रेशो इक्वल आ रही है, इट मीन्स वी कैन से दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या वी कैन से दैट पैरेलल तभी होंगे जब वेक्टर ए जो होगा वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा। अगर पैरेलल है तो वी कैन ऑल्सो से दैट ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। समझ गए। तो ये कंडीशन आपको शॉर्टकट में चेक करनी है। जब भी कोलिनियरिटी चेक करनी हो या चेक करना हो वो पैरेलल है कि नहीं है, तो उनके कोफिशिएंट्स की रेशो इक्वल आएगी हमेशा। क्वेश्चन नंबर 13, आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने इस वेक्टर के। तो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या बताया था, cos थीटा, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा।
तो यहाँ पे एंगल तो आपको नहीं दिया हुआ कि यहाँ से हम निकालें, तो एंगल से तो नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था कॉस अल्फा का? कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इट इज इक्वल टू एक्स बाई आर, और कॉस बीटा क्या बताया था? वाई बाई आर, और कॉस गामा क्या बताया था? जेड बाई आर, वेयर एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड आपके हो जाएंगे कोफिशिएंट्स, जो वेक्टर के कोफिशिएंट्स है, और आर हो जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फाइंड कर लो आप। देखो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, सो एल विल बी इक्वल टू एक्स बाई आर। आई का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो एक्स आ गया 1 अपॉन आर, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लो। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 14, सो स्केयर रूट ऑफ 14, ये आपका एल आ जाएगा। और दूसरा जो आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस बीटा, उसको हम डिनोट करते हैं एम से, दैट विल बी इक्वल टू वाई अपॉन आर। वाई कितना है आपके पास? 2, वाई होगा जे का कोफिशिएंट 2 बाई स्केयर रूट ऑफ 14। सिमिलरली ये जो कॉस गामा है थर्ड डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, एंड इट इज इक्वल टू जेड बाई आर। जेड हो जाएगा के का कोफिशिएंट विच इज 3 अपॉन स्केयर रूट ऑफ 14। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको एक वेक्टर गिवन है इन वेक्टर फॉर्म और उसके आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर एक्स बाई मैग्नीट्यूड कर दो तो वो एल आ जाएगा पहला डायरेक्शन कोसाइन, फिर वाई बाई मैग्नीट्यूड कर दो वो एम आ जाएगा नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन, फिर आपका जेड बाई मैग्नीट्यूड कर दो तो वो आपका आ जाएगा नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन एन। एन एल से एल क्या है एक्चुअल में? एल है आपका कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और एम 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 क्या है आपका? एम कॉस बीटा, ये कॉस बीटा को डिनोट किया हमने एम से, वेयर बीटा इज द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड गामा इज द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव जेड एक्सिस। Question number 14. Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q whose position vectors are. तो ये P का पोजीशन वेक्टर दिया है, Q का पोजीशन वेक्टर भी दिया है रिस्पेक्टिवली इन दी रेशियो 2:1। फर्स्ट पार्ट आ गया इंटरनली, तो सेक्शन फार्मूला सीधा लगाना है। सो OR जो होगा उसका जो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? जो भी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है अगर, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू M इंटू वेक्टर B प्लस n टाइम्स वेक्टर A अपॉन m प्लस n। बस वैल्यू पुट करनी है, हो गया क्वेश्चन। m की वैल्यू यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वेक्टर B। वेक्टर B कौन सा? ये वाला। सो इसकी जगह पुट कर दो माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस n टाइम्स, n आपका 1 है तो 1 टाइम्स वेक्टर A। वेक्टर A आपका ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, और डिवाइडेड बाई m प्लस n, सो 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, प्लस आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1 इज 3। अब इनको ऐड कर दो, माइनस 2i वाला i के साथ ऐड होगा, माइनस 2i प्लस i, तो माइनस i बचेगा, 2j प्लस 4j एंड 2k माइनस k, तो प्लस k बचेगा डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ OR। यही आपको फाइंड करना था। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोलता तो अब जो भी i का कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर देते। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1/3, 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबके साथ, i प्लस 4/3j हो जाएगा प्लस 1/3k हो जाएगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। आपको कोफिशिएंट देखना है, ये i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? ये पूरे का पूरा i का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये पूरे का पूरा j का कोफिशिएंट है, ये पूरे का पूरा k का कोफिशिएंट है, विद साइन लेना है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करनी थी, वो ये आ गई। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसी रेशियो में, तो एक्सटर्नली के लिए सिर्फ फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला एक्सटर्नली के लिए? सो वेक्टर OR पोजीशन वेक्टर ऑफ R विल बी इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस NA अपॉन M माइनस N। तो इसको आप खुद करो और देखो क्या पोजीशन वेक्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो एक वेक्टर है, पहले तो इन दोनों को जॉइन करता हुआ वेक्टर, तो मतलब P Q वेक्टर की बात कर रहा है, तो पहले तो आपको वेक्टर P Q फाइंड करना होगा, विच इज इक्वल टू कैसे निकलना है? Q में से P वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, 4 - 2 2i, 1 - 3 करेंगे तो -2 बचेगा, -2j, और -2 - 4 करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6k। सो इस वेक्टर की आपको बात कर रहा था वो। तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आपको वेक्टर निकालना आना चाहिए चुटकियों में। ये वेक्टर निकाल दिया। अब इसको इसके मिड पॉइंट के आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बोला था? सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला विल बी इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A डिवाइडेड बाय 2। दोनों वेक्टर्स को ऐड करना और डिवाइडेड बाय 2 करना। ये तो हमने निकाला था वेक्टर P Q, लेकिन वेक्टर P Q हमारे किसी काम का नहीं, हमें इनके पोजीशन वेक्टर निकालने थे। P का पोजीशन वेक्टर निकालना था और Q का पोजीशन वेक्टर निकालना था। P का पोजीशन वेक्टर मुझे बताओ किससे डिनोट करेंगे? OP, मतलब ओरिजिन के साथ इसका वेक्टर। तो वो तो सिंपली यही हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड जो आपका OQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विल बी इक्वल टू, वो हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। पोजीशन वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं ना, सिंपली जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ i j k लगा दो, वो आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सो मिड पॉइंट जो होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OR विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है तो सिंपली ऐड कर दो, i प्लस 2i 6i, 3j प्लस j इज 4j, 4k माइनस 2k तो बचेगा 2k, और डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है, यहाँ पे 2 होता है मिड पॉइंट के केस में, क्योंकि m भी 1 होगा, n भी 1 होगा, 1 + 1 = 2। तो 2 जैसे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपके पास 3i प्लस 2j प्लस k। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। तो जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ यूनिट परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर
एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। वेक्टर a और वेक्टर b आपको गिवन है। पहले तो वेक्टर a वेक्टर b गिवन है, तो पहले a प्लस बी फाइंड करो, a माइनस बी फाइंड करो। बताओ मुझे यहाँ पे a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस बी विल बी इक्वल टू a और b को ऐड करना है, 3i प्लस i 4i हो जाएगा आपके पास, 2j प्लस 4j हो जाएगा, 2k माइनस 2k, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये आ गया आपके पास a प्लस बी। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर फाइंड करूँ a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू a में से b माइनस कर दो, सो 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j 0j हो जाएगा, 2k माइनस इंटू माइनस 2k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4k आ जाएगा प्लस 4k। तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया a माइनस बी, ये एक वेक्टर आ गया a प्लस बी। अब एक यूनिट वेक्टर ऐसा निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये कंसेप्ट आपने कहाँ पे पढ़ा था सर? ये हमने पढ़ा था a क्रॉस b में। a क्रॉस b में a क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू इनके बीच का एंगल साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर। तो जब भी a क्रॉस बी निकालते हैं हम, a क्रॉस बी का जो भी आंसर आता है वो भी खुद एक वेक्टर होता है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। सो हमें क्या करना है? हमें निकालना है पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। वो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बाय डेफिनेशन। देखो देखो देखो, इसने यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी देके ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, आपको एक वेक्टर गिवन होता a, एक वेक्टर आपको गिवन a, एक वेक्टर आपको गिवन b, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमको पता है दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो वही वेक्टर होता है जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इन शॉर्ट हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज हमें वेक्टर निकालना है a क्रॉस b। a क्रॉस b वाला जो भी वेक्टर आएगा वो आपको पता है वो a के भी परपेंडिकुलर होता है, b के भी परपेंडिकुलर होता है। निकल जाएगा यहाँ से a क्रॉस b, वो एक वेक्टर आएगा, लेकिन हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो जो भी a क्रॉस b आएगा फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो पहले a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। बस यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए a की जगह आपको a प्लस b दिया, b की जगह आपको a माइनस b दिया, तो वो हमने फाइंड कर लिया वैसे। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, वो वाला वेक्टर होगा जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर होगा। इन शॉर्ट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका यूनिट वेक्टर निकालो, वो आपका आंसर होगा। सो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं पहले। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, तो यहाँ पे कोफिशिएंट फर्स्ट वाले वेक्टर के, तो 4 है i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट 4 है, k का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट 0 है, k का कोफिशिएंट 4 है। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट i इंटू i का रो कॉलम छोड़ा 4 4 16 माइनस 0 इंटू 0 इज 0, j के साथ माइनस आएगा हमेशा, j माइनस j इंटू j का रो कॉलम छोड़ा 4 4 16 माइनस 2 0 0 आ जाएगा। फिर प्लस k आपके पास आ गया, k इंटू k का रो भी छोड़ दो कॉलम भी छोड़ दो, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 0 इंटू 4 इज 0 माइनस 2 इंटू 4 इज 8। इसको सिंप्लीफाई करो, 16 माइनस 0 आपके पास 16i आ जाएगा, ये भी आएगा माइनस 16j और ये माइनस 8k। तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया a क्रॉस b। अब ये जो वेक्टर आया ना, क्योंकि ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ पूछा होता फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर का आपको नहीं बोला होता, तब यही आपका आंसर होता, क्योंकि ये जो वेक्टर है, क्योंकि ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी, बट हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। अब आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वो वेक्टर खुद, वेक्टर लिख दो 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 16i माइनस 16j माइनस 8k। डिनोमिनेटर में आपके पास, इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 64 दैट विल बी इक्वल टू 576, और 576 आपका 24 का स्क्वायर रूट होता है, सो 24 आ जाएगा आपके पास। सो 16, तो 24 सबके साथ लिख दो, 16/24i माइनस 16/24j माइनस 8/24k। अब इसको काट सकते हो आप 8 के टेबल से, 8 2 और 8 3 सो 2/3i, ये भी हो जाएगा 2/3j minus 8 3 is 1/3k. This is your required unit vector which is perpendicular to both these vectors. It is perpendicular to this vector and this vector also. So जब भी आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स, आपको दो वेक्टर्स गिवन होंगे और आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो आपको उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं बोला होता, सिंपल बोला होता फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, तो फिर यही आपका आंसर होता है, ये वाला जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा वही फिर आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी क्रॉस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a प्लस बी के साथ। तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर a का क्रॉस करना है आपको a प्लस बी के साथ पहले, फिर बीच ये माइनस है, बीच में देखो ये माइनस है तो माइनस, फिर वेक्टर b का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? a प्लस बी के साथ। अब फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दो a को इधर अंदर, तो a क्रॉस a, बीच में प्लस हो तो प्लस आएगा, फिर a क्रॉस b माइनस, अब b को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो b क्रॉस a, और
ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो प्लस है, बट ये माइनस जब आएगा माइनस प्लस माइनस ही आने वाला है, बी क्रॉस बी। अब आपको पता है सेम वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तो जीरो होता है, ए क्रॉस ए इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए क्रॉस ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, फिर आएगा साइन थीटा, और सेम वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा 0 डिग्री का, साइन 0 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका इट मीन्स ए क्रॉस ए भी 0 होगा, बी क्रॉस बी भी 0 होगा, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं होता, बट माइनस टाइम बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी, इसको माइनस और माइनस टाइम्स किया और उल्टा कर दिया, जब उल्टा करेंगे तो माइनस टाइम्स आएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रख लो, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ ये आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये लैम्डा, यहाँ पे म्यू, ये दो आपको अननोन्स दिए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाओ आप। क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के। तो पहले फर्स्ट के कोफिशिएंट्स वो हैं 2 6 एंड 27, फिर सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट लैम्डा है और के का कोफिशिएंट आपके पास म्यू है, और ये आपको दिया हुआ है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जस्ट आई टाइम्स इंटू आई की रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर जे के साथ माइनस आएगा माइनस जे इंटू जे का रो कॉलम छोड़ा तो 2 म्यू माइनस 27 1 27, फिर प्लस के टाइम्स इंटू के का रो कॉलम छोड़ा तो 2 लैम्डा माइनस 6 आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0। तो ये 0 है ना, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब दो वेक्टर यहाँ पे हमें इक्वल दिख रहे हैं, तो दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, आई का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, जे का कोफिशिएंट भी और के का कोफिशिएंट भी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को जस्ट इक्वेट करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड वाई। तो अब इस कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हो 0 के साथ, सिमिलरली इस कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हो क्योंकि जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट कर सकते हो। दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब दोनों का आई का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, जे का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा और के का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा। पहले कोफिशिएंट को रहने दो क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, तो दूसरे कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं। देखो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, विच इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू माइनस 27 इधर आएगा प्लस 27 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। फिर इसको इक्वेट करो के वाले कोफिशिएंट को, के वाला कोफिशिएंट क्या है 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 भी इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो लैम्डा की वैल्यू आपकी 3 है और म्यू की वैल्यू 27/2 होगी। तो जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होंगे आपको याद रखना उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है एक्स आई माइनस वाई के इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2i प्लस 4k। ये तभी इक्वल होंगे जब इनके कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, ये तभी इक्वल होंगे जब x इज इक्वल टू 2 होगा। के का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस वाई है, सो माइनस वाई इज इक्वल टू के का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू 4 होगा, तभी ये इक्वल होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, आपको ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। यही क्वेश्चन लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया भी था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको हो जाएगा, एक तो एरिया पैरेललोग्राम याद रखना आपको और एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया पैरेललोग्राम मैंने बता दिया, हाफ अगर डायगोनल गिवन हो, हाफ इंटू डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा हाफ इंटू कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट साइड, फॉर एग्जाम्पल ए बी ले लिया, फिर नेक्स्ट एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी, तो ए बी क्रॉस बी सी आपको करना, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले वेक्टर ए बी फाइंड करना होगा। सो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू, बी में से ए वाले माइनस करने हैं, ठीक है। सो 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा दैट इज आई, फिर 3 माइनस 2 प्लस 2j, अभी मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसे आना चाहिए, ठीक है। 5 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 3k। सिमिलरली वेक्टर बी सी फाइंड कर लो। वेक्टर बी सी मीन्स सी आपका फाइनल पॉइंट है, ए बी आपका इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल में से इनिशियल, सी में से बी वाले माइनस करने हैं, तो सी का 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस आई बचेगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो प्लस 2j बचेगा, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0k बचेगा, तो उसको रहने तो लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया आपके पास दो एडजेसेंट साइड जैसे मिल गई, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई जे के, पहले के कोफिशिएंट 1 2 3, दूसरे के कोफिशिएंट -1 2, के का कोफिशिएंट 0 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी इक्वल टू आई टाइम्स 0 इंटू 2 इज 0 माइनस 6 माइनस जे टाइम्स 0 इंटू 1 इज 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इंटू 3 3 हो जाएगा आपके पास, प्लस के टाइम्स के का रो कॉलम छोड़ा 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, तो आपके पास ये आ गया -6i माइनस 3j प्लस 4k। ये आ गया आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड जैसे मैं निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो इसको 2 से डिवाइड भी करना है, सो योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी फाइंड करना है, दो एडजेसेंट साइड के पहले वेक्टर फाइंड करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड करना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, तो अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना और एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको,
ठीक है। एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। तो एडजेसेंट साइड के केस में आपको सिर्फ क्या करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आपको पता है ना पैरेललोग्राम का उनका क्या करना है, सिंपली करा। अगर डायगोनल गिवन होंगे तो आपको क्या करना है, हाफ टाइम्स डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। अगर डायगोनल गिवन है तो ये वाला फार्मूला, अगर साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो उनका सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हमें सिर्फ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वही आपका एरिया हो जाएगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई जे के, यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 - 1 3 और यहाँ पे दूसरे के कोफिशिएंट 2 - 7 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या आ जाएगा, आई इसका रो कॉलम छोड़ा -1 माइनस प्लस हो जाएगा +21 माइनस जे टाइम्स 1 1 = 1 -2 3 = 6 प्लस के टाइम्स -7 माइनस प्लस हो जाएगा +2। प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बीच में एक माइनस फॉर्मूले का आता है, अगर पहले से नंबर्स में भी माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपके पास 20i माइनस प्लस 5j और यहाँ पे आपके पास बचेगा -5k। ये आ गया आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जस्ट मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, वही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 तो वो 50 हो जाएगा। 50 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 450 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 450 स्क्वायर यूनिट्स उसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर मैग्नीट्यूड दिया है ए का भी बी का भी और ए डॉट बी दिया, तो ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है मुझे बताओ। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे। ए डॉट बी की वैल्यू आपको दी है स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ 6। ए का मैग्नीट्यूड दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया आपको 2 इंटू कॉस थीटा। तो ये 2√3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, √2/√2 करोगे तो 1/√2 बचेगा, बिकॉज नीचे जो 2 है उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इज 1/√2। तो कॉस कितने डिग्री पे 1/√2 होता है, 45 डिग्री पे। सो योर रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये आपको दो वेक्टर्स दिए, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ए डॉट बी से। अब इसमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा और इनका डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। तो पहले फाइंड करो इनका डॉट प्रोडक्ट। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, जस्ट इनके कोफिशिएंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 1 = 3, यहाँ पे -2 इंटू -2 इज +4 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया विच इज इक्वल टू 10। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो तीनों चीज़ों फाइंड कर ली। ये हमें पहले डायरेक्ट गिवन थी, पहले वाले क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें डायरेक्ट गिवन थी। अब यहाँ पे वेक्टर गिवन थे, तो पहले हमने ये चीज़ें फाइंड की। ए डॉट बी फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी आपके पास 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 और ये भी है स्क्वायर रूट ऑफ 14 कॉस थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 14 बचेगा, 14 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 10/14 दैट इज 5/7। तो 5/7 की वैल्यू तो नहीं पता, सो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस उधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। तो इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। तो आपको प्रोजेक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, पहले वाले वेक्टर को ए से डिनोट कर लो i - j, ठीक है, और दूसरे वाले वेक्टर को b से डिनोट कर लो विच इज इक्वल टू i + j। तो आपको क्या निकालना है, ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालनी है। आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या फॉर्मूला बताया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। तो बी के ऊपर फाइंड कर रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का कोफिशिएंट 1 1 1 1 = 1 हो जाएगा, फिर जे का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे +1 -1 इंटू +1 -1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बी का आपका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 0, इस केस में 0 आ गया। तो आपको याद रखना है जब भी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पे होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो कुछ नहीं चेंज होता, यहाँ पे बी की जगह ए आ जाता है। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो वही डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही लेना है। सो ये थे वेक्टर्स के कुछ एमसीक्यू, बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। इतने एमसीक्यू अगर आपको आगे तो दैट इज इनफ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।